बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं बिस्तर पर पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि जब तक तुम्हारे सारे जख्म ठीक नहीं हो जाते तब तक बिस्तर से हिलने की कोशिश भी मत करना। मुझ जैसे मसरूफ बंदे के लिए ये बहुत बुरी खबर थी। मैं 2 दिन में ही बोरियत से मरने के करीब हो गया। मेरा कमरा ऊपरी मंजिल पर था। मैंने अपना बिस्तर खिड़की के करीब रख लिया। खिड़की से नजर आता मंजर मेरे दिल को बहलाने लगा। एक दिन अचानक जब मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, एक घर की बालकोनी में बैठी एक लड़की को देखकर मैं चौंक गया। फिर वो मुझे यहाँ रोज नजर आने लगी। मैं भी उसे देखता रहता था, यहाँ तक कि वो मुझे अच्छी लगने लगी। यूं वक्त गुजरता गया और मेरे जख्म भरने लगे। मैंने सोच लिया था जिस दिन मैं ठीक हुआ उस लड़की से मिलने जाऊंगा, और फिर मैंने ऐसा ही किया। ठीक होने के पहले दिन मैं तैयार हुआ और उसके लिए किताब और फूलों का तोहफा लिया और उसके घर पहुंच गया। मगर उसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने करीबी घर के चौकीदार से इस घर के मकानों के मुतालिक पूछा, मगर उसने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो लड़की तो एक मेरा नाम शहद था और मैं एक कंपनी में जॉब करता था। एक दिन दफ्तर जाते हुए मेरा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ और मैं शदीद जख्मी हो गया। किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया और मेरे घर वालों को भी इतला दे दी। इस हादसे में मेरी जान तो बच गई, मगर मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहा था। इसलिए डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम 1 महीने तक घर पर ही रहना। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां भी लिख कर दी थी। मैं 2 हफ्तों तक अस्पताल में रहा और फिर घर आ गया। मैंने अपने दफ्तर फोन करके अपने बॉस से बात की और उससे अपने हादसे के बारे में मुकम्मल बताया। मेरे बॉस ने कहा कि तुम ठीक होने तक दफ्तर मत आना और अपना ख्याल रखो। मैं जानता था कि दफ्तर न जाने से मेरा बहुत सारा काम अधूरा रह जाएगा, मगर मेरे लिए मेरी सेहत भी तो ज़रूरी थी और ये भी ज़रूरी था कि मैं डॉक्टर के कहने पर अमल करूं। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक तुम्हारे सारे जख्म ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम बिस्तर से हिलने की भी कोशिश मत करना। मुझ जैसे मसरूफ बंदे के लिए बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि मैं ऐसा बंदा था जो अपना ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही गुजारता था। सुबह होती तो मैं दफ्तर चला जाता और दफ्तर से वापसी होती तो शाम के 5 बज जाते थे। मैं घर आकर खाना खाता और फिर कुछ देर आराम करने के बाद घर से निकल जाता। मैं ये वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारता था। हम दोस्त बातों बातों में कहीं से कहीं निकल जाते थे और वक्त गुजरने का पता ही ना चलता। और यूं रात के 8 बजे तक मैं घर आ जाता था और खाना खाकर सो जाता और सुबह फिर से यही रूटीन शुरू हो जाती। लेकिन अब ये सब नहीं था, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मुझे अपने कमरे में गुजारना था, और वो भी इस कमरे के बिस्तर पर। ये सोचकर मैं परेशान हो गया कि अब कुछ हफ्तों तक मैं जॉब पर नहीं जा सकता। गपशप के लिए अपने दोस्तों के पास भी नहीं जा सकता था। बस मैंने आने वाले बहुत सारे दिनों में यहाँ इस कमरे में लेट कर एक वक्त गुजारना था। और सच कहूँ तो मैं 2 दिन में ही बोरियत से मरने के करीब हो गया। मैंने सोचा कि मुझे अब यहाँ तब तक रहना था जब तक मैं मुकम्मल ठीक नहीं हो जाता। तब मैं सोचने लगा कि आखिर मैं यहाँ रहकर क्या कर सकता था, ऐसा कुछ जिससे मेरा वक्त अच्छा गुजर जाए। मैंने पहले दिन बहुत सा म्यूजिक सुना और उससे भी तंग आ गया। फिर मैंने कई घंटे टीवी पर ड्रामे देखे और फिर बोर होकर उसे भी बंद कर दिया। मैंने किताब पढ़ी, लेकिन चंद सफ़हात पढ़ने के बाद उसे भी वापस रख दिया। इस वक्त मैं संजीदगी से सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। तब मुझे अपने कमरे की खिड़की नजर आई, जिसे कभी मैंने खोलकर भी नहीं देखा था, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता था। मेरा कमरा ऊपरी मंजिल पर था और उस खिड़की के जरिए मुझे नीचे की सब मंजर नजर आते थे, मगर मेरा बिस्तर इस खिड़की से दूर था। इसलिए मैं इंतजार करने लगा कि कोई मेरे कमरे में आएगा तो मैं उससे कहूँगा कि वो मेरे बिस्तर इस खिड़की के पास लगा दे। फिर कुछ देर बाद मेरा भाई मेरे कमरे में आया और उसने मुझसे पूछा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। तब मैंने उससे कहा कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम मेरा बिस्तर इस खिड़की के पास लगा दो ताकि मैं बोरियत से बचने के लिए खिड़की से बाहर देखता रहूँगा। भाई ने मेरा बिस्तर खिड़की के पास रख दिया, मगर उसने कहा कि आजकल सर्दी होती है, इसलिए जब सोना तो खिड़की के पर्दे लगा देना ताकि रात को तुम्हें ठंड न लगे। मैंने उसकी बात मान ली और यूं मेरा बिस्तर खिड़की के करीब पहुंच चुका था। खिड़की से नजर आते मंजर मेरा दिल बहलाने लगे।
नीचे के घर और आते जाते लोग देखकर मेरा वक्त अच्छा गुजरने लगा। एक दिन अचानक जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो एक घर की बालकोनी में बैठी एक लड़की को देखकर मैं चौंक गया। वो बालकोनी में एक कुर्सी पर बैठी थी। ये सर्दी का मौसम था और वो बालकोनी में बैठी नरम गरम धूप का मजा ले रही थी। वो मेरे इतने करीब तो नहीं थी मगर मुझे साफ दिखाई दे रही थी। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसने अपने बाल खोल रखे थे। उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक किताब थी। वो कई घंटों तक वहां बैठकर किताब पढ़ती रहती थी। उस दिन मैं उसे बहुत देर तक देखता रहा और फिर कमरे में अम्मी आ गई। अम्मी मेरे लिए खाना लाई थी, इसलिए मैंने खिड़की पर पर्दा गिरा दिया और थोड़ी देर बाद जब मैंने खाना खा लिया तो मैंने फिर खिड़की से पर्दा हटाया। मगर यह देखकर मैं हैरान परेशान रह गया कि वो लड़की वहां नहीं थी। शायद वो नीचे अपने घर के अंदर चली गई थी। मैं शाम तक उसका इंतजार करता रहा मगर वो मुझे दोबारा नजर नहीं आई। मैंने शाम को आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा मगर वो नहीं थी, इसलिए मैंने खिड़की बंद कर दी और फिर सो गया। सुबह मेरी आंख देर से खुली। मैंने जल्दी से खिड़की खोलकर देखा तो वो लड़की सामने ही बैठी थी। वो भी अपने बाल खोले किताब पढ़ रही थी। उसके बालों में शायद एक फूल भी लगा हुआ था। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मैं उसे टिकटिकी बांध कर देखता रहा। फिर वो मुझे यहाँ रोज नजर आने लगी। मैं भी उसे देखता रहता था। वो मुझे अच्छी लगने लगी। अजीब पुलिस तरह से लड़की थी। चुपके से यहाँ आकर बैठ जाती और फिर इधर उधर देखने की बजाय बस किताब पढ़ती रहती। लगता था उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए तो वो यहाँ सबसे अलग थलग बैठकर किताब पढ़ती रहती थी। क्योंकि लड़कियों को तो दोस्त बनाना, बोलना और हंसना पसंद था, मगर ये लड़की सबसे अलग थी। जब वो नीचे चली जाती थी तब मैं उसके बारे में सोचता रहता। मुझे उसके बारे में सोचना अच्छा लगने लगा था। बल्कि मैं तो उसे एक बार अपने ख्वाब में भी देख चुका था और वो भी अपने बेहद पास। उस लड़की ने मुझसे ख्वाब में बहुत बातें की थी। ये सोचकर मैं हंसने लगा। जो वक्त गुजरता गया और मेरे जख्म भरने लगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने इतने दिन इस कमरे में गुजार लिए थे। हालांकि मुझे पहले दिन लग रहा था कि मैं इस बोरियत में एक दिन भी नहीं गुजार पाऊंगा। इस दौरान डॉक्टर मेरा चेकअप करने आया तो उसने कहा कि तुम्हारे जख्म तो बड़ी तेजी से भर रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो तुम जल्दी से चलने फिरने के काबिल हो जाओगे। ये सुनकर मैं खुश हो गया कि चलो मेरी यहाँ से तो जान छूटेगी। मैं पहले की तरह जॉब पर जाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ बाहर भी जा सकूंगा। ये सोचकर मुझ में एक जोश भर गया। मगर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ठीक हो गया तो मुझे ये लड़की भी दिखाई नहीं देगी। ये सोचकर मैं उदास हो गया। मगर मैंने सोच लिया कि उसे यहाँ से रोज देखना जरूरी नहीं था। मैं उसे कहीं और भी तो मिल सकता था, बल्कि मैं उसे उसके घर जाकर भी मिल सकता था। तब मैंने सोच लिया कि जिस दिन मैं मुकम्मल ठीक हुआ इस लड़की से मिलने उसके घर जाऊंगा और उसका शुक्रिया अदा करूंगा। फिर 2 हफ्ते बाद ही डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं अब चल फिर सकता हूँ क्योंकि मेरे जख्म भर चुके थे। तब मैंने सोचा कि मैं पता करता हूँ ये घर उसका है और वो किसकी बेटी थी। फिर एक दिन मैं तैयार हुआ और उसके लिए एक किताब और फूलों का तोहफा लिया और उसके घर पहुँच गया। मगर वहाँ जाकर मुझे मायूसी हुई क्योंकि उसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। चूँकि हम इस जगह पर नए नए आए थे इसलिए मैं अपने पड़ोसी के मुतालिक इतना नहीं जानता था। तब मैंने देखा कि इस घर से कुछ दूर एक घर था जहाँ दरवाजे पर एक चौकीदार बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा क्या तुम इस घर के बारे में कुछ जानते हो कि ये लोग अभी कहाँ गए थे। मैंने उस घर की तरफ इशारा करके चौकीदार से पूछा। उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर उस घर की तरफ देखा जिसके मुतालिक मैं पूछ रहा था। उसने घबराकर मुझे देखा और फिर मुझसे पूछा क्या तुम यहाँ नए हो। मैंने उसे बताया कि हाँ मैं यहाँ नया आया हूँ। तब उसने मुझे बताया कि ये घर तो कई सालों से बंद पड़ा था, तुम यहाँ किससे मिलने आए थे। ये सुनकर मैं चौंक गया और उसे बताया कि मैंने आज सुबह भी यहाँ बालकोनी में एक लड़की को देखा था। ये सुनकर चौकीदार मुझे हैरानी से देखने लगा। ये कैसे मुमकिन था, उसने हैरानी से कहा। मैंने देखा कि ये कहते उस चौकीदार के हाथ कांपने लगे। फिर उसके बाद उस चौकीदार ने जो कुछ मुझे बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो लड़की तो कब की मर चुकी थी। ये सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया और मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद उसे कई बार बालकोनी में देखा है। ये सुनकर चौकीदार ने मुझे यहीं ठहरने का इशारा किया और खुद अंदर चला गया।
वो कुछ देर बाद वापस आया तो उसके साथ एक औरत थी। मैंने वही बात उस औरत को बताई जो मैं चौकीदार को बता चुका था। ये सुनकर वो औरत मुझे अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, ये लड़की मेरे भाई की बेटी थी और उसका नाम सुंदर था। मेरे शोहर का भाई कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसने अपनी बीवी को बहुत तकलीफें दी थी, इसलिए उसकी बीवी जल्दी ही मर गई और उसकी बेटी अकेली रह गई। तब मेरे शोहर के भाई ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ सुंदर पर बहुत जुल्म ढहाने लगी। वो बेचारी बहुत अच्छी लड़की थी, सारा दिन किताबें पढ़ती रहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी और उसे सारे घर के काम करवाती। वो बेचारी अक्सर बालकोनी पर आकर बैठ जाती थी और खामोशी के साथ किताबें पढ़ती रहती थी। मगर उसकी सौतेली माँ को सुंदर से बहुत नफरत थी और इसी नफरत में उसने एक दिन सुंदर बेचारी को मार दिया। उसने चुपके से सुंदर बेचारी की चाय में जहर मिला दिया और जब वो ऊपर बालकोनी में किताब पढ़ने आए तो वही जहर मिली चाय पीने लगी और फिर कुछ देर बाद उस जहर के बहस वो इसी बालकोनी पर बैठे बैठे ही मर गई। उसकी सौतेली माँ ने पुलिस को बताया कि उसने खुदकशी की थी और पुलिस को पैसे देकर ये केस बंद करवा दिया गया। उसका बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भी बेटी के मरने के बाद फौरन बाद मर गया और फिर उसकी सौतेली माँ यहाँ रहने लगी। मगर जल्दी हमने सुना कि वो पागल हो गई थी और उसने भी उसी घर में खुदकशी कर ली और यूं ये घर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। यही सुनकर मैं उठ खड़ा हुआ और सुंदर के घर के सामने से गुजरा और मैंने कहा, शुक्रिया सुंदर। और फिर वो किताब और फूल उसके दरवाजे के पास रख दिए और फिर मैं अपने घर आ गया। दोस्तों, मैं चाहे कि अपनों की खुशियों में खुश हूँ और अपनों के गम में गम ज़दा, क्योंकि ये सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। तब हमें इसका एहसास होगा। किसी को भी तकलीफ देने से पहले ये ज़रूर सोचें कि अगर यही तकलीफ आपको मिले तो आप क्या रद्द अमल होगा। इस ज़िंदगी 4 दिन की चांदनी है। इस चांदनी को हमेशा के लिए अपना मुकद्दर मत समझें। बस एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मुस्तकिल नहीं रहा है। हम सब की एक मुद्दत होती है जिसके बाद हम ये दुनिया छोड़ देते हैं। तो फिर ये झगड़े किस बात के। बस अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाएं कि आपसे किसी को तकलीफ ना हो और सबकी खुशियों में खुश हूँ। इसका अजर अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर देगी। जज़ाकल्लाह।